नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में आतंकवादी लगातार छुप छुप कर हमला कर रहे हैं। हालांकि ये हमले अब केवल कुछ एरिया तक, यानी यूँ कहूँ कि कश्मीर के कुछ ज़िलों तक सीमित रह गए हैं, जहां लोग इनको पनाह देते हैं और उसके बाद ये छुपकर बैठे होते हैं और ताक में होते हैं कि कब वो हमला करें। इनके हमले आमतौर पर सेना पर होते हैं या फिर हिंदुओं पर होते हैं। अभी हाल ही में आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राइफल जो कमांडो हैं, पैरा कमांडो, उनकी टीम ने अभी पिछले केवल 7 दिन के अंदर अंदर कम से कम 25 आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरी जानकारी ली जा रही है क्षेत्र पर। जहां आज आप देखें, कश्मीर के अंदर पहले इतने आतंकवादी होते थे, बम ब्लास्ट होते थे, उसका एक रीज़न ये था कि कश्मीर के जो लोग हैं इनको छुपने के लिए जगह देते थे। पुलिस को और सुरक्षा बलों तक जानकारी नहीं जाती थी, ना वो देते थे। उनको लगता था आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ये लोग हैं, ये तो क्रांतिकारी हैं और इनको छुपा कर हम पुण्य का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। लेकिन आज कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह से विकास हो रहा है तेज़ी के साथ, अब लोगों को समझ में आ गया कि धारा 370 लगने और हटने का फ़र्क क्या है। इसके बाद लोगों को ये भी समझ आ गया कि आतंकवाद और आतंकवाद मुक्त कश्मीर का फ़र्क क्या है। और इसलिए आम आदमी अब तरक्की पसंद है, उसको वहाँ रोज़गार चाहिए, उसको अच्छे अस्पताल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ व्यापार चाहिए। तो उन्होंने अब ये तय किया है और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के जिस तरह से इस समय काम चल रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनको खुली छुट्टी दे रखी है कि आप आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इनको ख़त्म करना है। जो भी इनके मददगार हैं उनके खिलाफ भी जो एक्शन लेना है, गृह मंत्रालय उनके खिलाफ एक्शन लेता है। बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया जो पुलिस में थे, जो नौकरियों में थे सरकारी, इनकी मदद कर रहे थे, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि वहाँ पर जो कश्मीर का मुस्लिम लीग है उसके लीडरों को उनकी पार्टी की मान्यता रद्द की, प्रॉपर्टी जब्त की और उनको पकड़ करके जेल में डाला। तो कड़ा प्रहार केंद्र सरकार कर रही है। कश्मीर में बॉर्डर पार से जो आतंकवादी आया करते थे, पहले तो लाइन के लाइन आया करती थी, आज उनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि पहले आने का उनका तरीका क्या था, पाकिस्तान की जो सेना है उन्हें वो कवर दिया करती थी, पीछे से कवर फायर, और वो कहीं ना कहीं उस झांसे में निकल जाते थे। सेना का ध्यान आगे हो रही गोलाबारी पर रहता था और वो कहीं दूसरी साइड से निकल जाते थे क्योंकि पहाड़ी एरिया है। लेकिन आज की डेट में सेना ने तय किया है कि यदि पाकिस्तान की ओर से एक गोली आएगी तो भारत की तरफ से 100 गोली से उसका जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की हालत आप जानते ही हैं, कटोरा हाथ में है, हालत ख़राब है। तो उनके पास एम्यूनेशन होता नहीं है, खाना होता नहीं है। भारत की सेना का मनोबल हाई है, बॉर्डर उन्होंने संभाल रखा है और अंदरूनी जो भाग है ये सेंट्रल फोर्सेस ने संभाल रखा है। कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जो CRPF है गजब का काम कर रही है। और CRPF ने जिस तरह से वहाँ मैं कहूँगा कि बलिदान के लिए आगे रहते हैं, जो उनकी त्याग है, जो तपस्या है, आप लोग कभी भी जम्मू या कश्मीर जाएं तो देखें, बात करें, आपको पता चलेगा। वो बोलेंगे नहीं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, राइफ़ल लिए हुए सड़क के किनारे खड़े हैं हमारे सुरक्षा के लिए। और वो खड़े हैं तो खड़े हैं, पानी की बोतल साथ में है, खाना मिला कि नहीं मिला, बैठने को मिला कि नहीं मिला, बैठते नहीं हैं आमतौर पर, खड़े ही रहना है। 8-8 घंटे की खड़ी ड्यूटी। आप और हमको बिना राइफ़ल के खाली अगर कोई कह दे कि आपको 4 घंटे एक स्थान पर खड़े रहना है, आप 4 घंटे गारंटी से खड़े नहीं हो सकते। सुरक्षा बल हमारे लिए वहाँ तैनात रहते हैं, बर्फ़ में भी, -डिग्री टेम्परेचर में भी, ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहें। और इसी के कारण आतंकवादियों की अब जो भारत में घुसने के बाद आयु बची है वो मात्र कुछ घंटों की है। 1 या 2 दिन के अंदर निपटा दिया जाता है। मैं वहाँ की वीडियो देख रहा था, जिसके कारण मुझे एक दुख भी हुआ कि वहाँ हमारे 2 जो राष्ट्रीय राइफ़ल के जो पैरा कमांडो थे उसमें 2 की वीर गति को वो 2 प्राप्त हो गए। हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपको बता दूं, उसमें राष्ट्रीय राइफ़ल पैरा कमांडो में लांस नायक जो प्रदीप नैन और एक हवलदार राजकुमार, ये 2 लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं सोच रहा था कि ये कैजुअल्टी क्यों हो गई। अब तो हम बहुत इक्विपमेंट साथ लेते हैं, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। तो मैंने वो वीडियो देखी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जब पूरा घर में घुसने के बाद ऑपरेशन किया, तो वो वीडियो मैंने देखी है। असल में वो इतना मुश्किल ऑपरेशन था कि आतंकवादी घर के अंदर छुपे हैं, ये खबर थी। छुपे कहाँ हैं ये नहीं पता लग रहा था।
उसकी तलाशी के लिए आप घर के अंदर घुसोगे। घर के अंदर घुसोगे तो किसी भी कोने से गोली आ सकती है। और फिर अंत में, क्योंकि पुख्ता खबर थी, ये पुख्ता खबर थी, तो ये पता लगता है कि घर के अंदर एक लकड़ी की अलमारी है और उस अलमारी का जब आप ड्रॉर खोलते हैं उसके अंदर एक छोटा सा एक खाना बनाया हुआ है जो कपड़े रखने के लिए होता है, उसमें एक ढक्कन लगा था और वास्तव में वो दूसरे कमरे में जाने का रास्ता था। कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस अलमारी में कपड़े भरे हैं उसके अंदर कोई एक ऐसा दरवाज़ा, बहुत छोटी सी खिड़की, और वो दरवाज़ा नहीं था, खिड़की थी, उसके आगे कपड़े रखे थे और वहाँ से आतंकवादी दूसरे कमरे में पहुँच गए। वो छुपे हुए थे और उनका इरादा यह है कि जब आप छुपे रहेंगे फिर रेकी करेंगे बाद में और उसके बाद अचानक एक दिन सेना पर धावा बोल देंगे। ये प्लानिंग के साथ आए तो सुरक्षा बलों को पता था। सुरक्षा बलों में ये तय किया कमांडो ने कि ठीक है, अगर कमरे के अंदर हैं, इस अलमारी के अंदर जाना है, तो अब आप सोचो, कल्पना करिए, आप उस सीन को आप दिमाग में रखिए कि एक अलमारी है और उस अलमारी में अंदर एक छोटा सा जो रैक होता है 4 बाई 4 का, उतना मुश्किल से मैंने देखा है वो 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का है, और उस ड्रॉर के अंदर घुस के दूसरा कमरा है जहां आतंकवादी बैठे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी अंदर घुसेगा सीधा उसके सीने में सर पे गोली लगेगी। सबसे पहले सर पे गोली लगेगी। सर पे आपने हेलमेट पहन रखा है, उसके बाद मुंह पे गोली लगेगी, कहीं भी मार देंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस कमरे में अगर दीवार से ऊपर से कोई आ रहा है तो मैं यहाँ लेके खड़ा हूँ, मार दूंगा। यही हुआ। लेकिन हमारे जो कमांडो थे राष्ट्रीय राइफल के, उन्होंने अदम्य साहस दिखाया और ये तय किया कि अगर वो कमरे में भी हैं हमारा बलिदान होगा, लेकिन हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए वो जो जगह मैंने बताई उसके अंदर फिर उन्होंने बम फेंके, ये किया, सारा ऑपरेशन किया जिसमें उनको भी गोली लगी। लेकिन हमारे सैनिकों की जाबाजी जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, वो केवल इस मकसद से है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। लेकिन जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरह की बयानबाजी वो करती हैं, पहले इनको भटके हुए बता रहे थे और आज की डेट में कह देते हैं कि साहब नागरिकों का तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आप जो है अगर घर में छुपा रहे हो तो इसका मतलब तो आपका इरादा है कि ये आतंकवाद फैलाएं कश्मीर में, जम्मू में। तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक सांसद चुन करके अभी संसद में गए नए, वो इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू में ये बोल रही थी महिला कि वो, मैं उसको देख रहा था सांसद को, एक सांसद तो ये कह रहा था कि जो 1990 के दशक में हुआ, मैं उस सांसद को देख रहा था, राशिद इंजीनियर, जिसको जमानत मिल रही है शपथ के लिए, उसका इंटरव्यू था पुराना। वो कहता है साहब 90 के दशक का जो गुस्सा है हिंदुओं के प्रति वो दोबारा भी हो सकता है। यानी आप पूरी तैयारी में हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं, लेकिन हैं जो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि धारा 370 हटने का कश्मीर में और जम्मू रीजन में कोई असर नहीं है। अब इसका इलाज क्या है? निश्चित रूप से इसका इलाज सेनाओं के ऑपरेशन से वो तभी हो पाएगा सफल जब स्थानीय नागरिक सेना का सहयोग करेंगे। बड़ी संख्या में ये सहयोग हो रहा है, उसी के कारण ये चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और उसी के कारण मैंने बताया कि पिछले, अगर मैं बात करूं 2 महीने की, तो 25 आतंकवादियों को जो मारा गया है, और वो भी खूंखार आतंकवादियों को। बड़े बड़े हमले करने की फिराक में ये हैं, लेकिन हमारी सेना इनको मार गिरा रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हमारी सेना में इंटरफेयर करने के लिए राहुल गांधी किस तरह का झूठ फैला रहे हैं। अग्निवीर को लेकर झूठ फैला रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी सेना में ऐसे जांबाज भर्ती ना हो, अग्निवीर में विद्रोह पैदा करा दो। तो उन्होंने किस तरह से वीडियो शूट की एक परिवार के पिता के साथ, जो वीर गति को प्राप्त हो गया अजय, उसके पिता के साथ। वो वीडियो शूट बताई जा रही है कि 29 मई की है, लेकिन उसको 1 जुलाई का दिखाया गया। और ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि ये जो सेना है इसमें जो अग्निवीर हैं या जो सैनिक हैं, सरकार तो उनका ध्यान दे नहीं रही है ताकि कोई सेना में जाए ना। तो भाई ये जो साजिशें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से जो नेताओं के बयान हैं या जो नेताओं की जो ये षड्यंत्र, मैं इसको नाम दूंगा, ये गलत है। देश की सेना के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले तो 100 बार बचना चाहिए। सेना को कम से कम राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, उस तरफ टिप्पणी ना करें। नेताओं को कुछ भी समझ नहीं है सेना के बारे में। सेना की बात सेना का एक सैनिक ही समझ सकता है, और इसीलिए उनके बारे में 100 बार बोलने के पहले 100 बार सोचें। हाँ, मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा
कि हमारी सेना की वजह से, हमारे अर्धसैनिक बलों की वजह से हम सुरक्षित हैं। तो सरकार भी खुले दिल से इनके बारे में विचार करे, क्योंकि अगर देखिए किसी को कहा जाए कि भाई तुम्हारी अब आगे बढ़ने से मौत हो सकती है, लेकिन हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, भाई आदमी उस पैसे का करेगा क्या? लेकिन उस गोली चलते हुए भी, गोला चलते हुए भी और मौत सामने खड़ी है ये जानते हुए भी यदि कोई कदम बढ़ा सकता है तो वो वही जो इस भारत माता का सच्चा सपूत होगा, और वो ये मानेगा कि भारत के लिए, भारत माता के लिए मेरा बलिदान जाए तो जाए, मेरे पीछे जो लाखों लोग हैं उनकी मैं जान बचा पाऊँ। और ये जज्बा ये किसी शेर में होता है, ये जज्बा किसी खास में होता है, और मेरे हिसाब से तो वो देवता की श्रेणी में आना चाहिए। और उनकी कदर सिर्फ इसी तरह होनी चाहिए, उनकी तुलना पैसे से नहीं हो सकती। उनका बलिदान उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, सब छोटे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सेना का सम्मान करो, सैनिक का सम्मान करो। मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, मोदी सरकार को भी कहना चाहता हूं कि सारे बजट सब चीज़ अलग है, उनके लिए नज़रिया कुछ और रखिए। पूरे देश की ये आवाज़ है कि चाहे वो अग्निवीर हो, उनके बारे में विचार करते समय अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है। वो आम नौकरियों की तरह बाकी नौकरी नहीं है, पेंशन का बोझ पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो सब कम से कम वहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बलिदान करने के लिए सेना में ज्वाइन करते हैं। इसी जज्बे के साथ वो वहाँ नौकरी करना चाहते हैं। वो 4 साल की नौकरी के बाद नहीं आना चाहते, उनका मन है कि वो देश की सेवा करें। तो उनको अन्य सेवा में, वहाँ से अगर निकलते हैं, उनको अन्य सेवा में जाने की गारंटी दी जाए, जैसे कि पुलिस या अर्धसैनिक बल। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।